SA 402 बात करता है ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा ही हुआ होगा, जो मैं इस पूरे एक कंप्लीट चार्ट से कराता था, बट मैं इसको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं ताकि वो चीजें आपके माइंड में दोबारा से रिमाइंड हो जाए। नाउ, एक पर्सन ऑडिट कर रहा है एक एंटिटी की, और ऑडिट के दौरान उसको पता चलता है कि जो इसका क्लाइंट है वो अपनी कुछ सर्विसेज अवेल कर रहा है किसी और एंटिटी से। दैट मींस इसको हमने नाम दे दिया, ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गई। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज अवेल की जा रही हैं। अब यदि ये काम सारा का सारा जो एस का यू का है, यू अपने आप करता तो मैं इसके ऑपरेशन को स्टडी कर सकता था, मैं इसके कंट्रोल को इवेल्युएट कर सकता था। बट यू ने तो क्या किया, इसने तो काम ही आउटसोर्स कर दिया किसी पर्सन को। तो क्या मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि एस प्राइवेट लिमिटेड इसके यहां पर काम कैसे हो रहा है यू का? ये तो बेसिकली क्या हो गया, बीपीओ हो गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंटिटी, जिसको काफी एंटिटीज क्या करती हैं, अपने बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्स कर देती हैं। तो यू ने क्या किया, अपना अकाउंटिंग का फंक्शन, पेरोल का फंक्शन, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का फंक्शन, डेटर मैनेजमेंट फंक्शन, कैश मैनेजमेंट फंक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फंक्शन, ऐसे कुछ फंक्शंस उसने आउटसोर्स कर दिए। नाउ, अब जब ऐसे फंक्शंस आउटसोर्स हो गए तो उस केस में मैं एज ए ऑडिटर ऑफ द यूजर एंटिटी, मेरे सामने चैलेंज आ गया, मैं कैसे इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट करूं। रीजन, इंटरनल कंट्रोल तो यू का है ही नहीं, रादर किसका है, एस का है। अब तो क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कौन कर रहा है, एस कर रहा है। मैं उन कंट्रोल को तो देख सकता हूं जो यू एक्सरसाइज कर रहा है एस के ऊपर। यू भी तो कुछ कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा होगा ना एस के ऊपर। यू अपना डाटा दे रहा है एस को, तो यू कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा एस के ऊपर। लेकिन एस वहां पर प्रोसेसिंग के कंट्रोल क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो जैसे एस यू को सर्विस दे रहा है, तो एस U1 को, U2 को, U3 को, U5 को, इसके बड़े सारे क्लाइंट होंगे। जैसे मैं यू का ऑडिटर हूं, मैं कंसर्न्ड हूं, इसी तरह से बाकी जो क्लाइंट्स हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, उन क्लाइंट के ऑडिटर को भी तो जानकारी चाहिए होगी ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल की। तो इसके लिए सारे क्लाइंट्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर डालते हैं कि आप हमने इंटरनल कंट्रोल बताइए अपना। तो इसके रेफरेंस में जो यहां की मैनेजमेंट है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना देती है, रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो कंट्रोल एक पर्टिकुलर डेट को एग्जिस्ट करते थे, उन कंट्रोल्स के डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन के ऊपर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट बना दी, और उसके ऊपर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑडिटर से एक ओपिनियन भी ले ली कि हां, ये कंट्रोल का जो डिस्क्रिप्शन हमने आपको दिया, डिजाइनिंग जो हमने बताई, जो हमारे कंट्रोल हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डेट को। ठीक है, सर्विस ऑडिटर ने इसके ऊपर अपनी ओपिनियन भी दे दी। बट हो सकता है इनमें से कुछ क्लाइंट कहें कि आप एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी ट्रांजैक्शन को थोड़ी प्रोसेस कर रहे हो, थ्रू आउट द ईयर करते हो, तो मुझे तो पूरे साल के कंट्रोल बताओ आप अपने। और आपने मुझे डिस्क्रिप्शन डिजाइन बताया, क्या ये कंट्रोल इफेक्टिव भी है या नहीं है वो बताओ। ठीक है, फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरी रिपोर्ट बना सकती है, रिपोर्ट ऑन description, design as well as operating effectiveness of control at the service organization for a specific period। डेट वर्ड नहीं है, पीरियड। और फिर इसके ऊपर ओपिनियन ले ले सर्विस ऑडिटर से, ओपिनियन ऑफ सर्विस ऑडिटर ऑन डिस्क्रिप्शन, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, रिलेटेड कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। जो रिपोर्ट एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई गई,
और सिर्फ डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन पर बेस्ड है उसको टाइप 1 रिपोर्ट का नाम देते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट एक पीरियड के लिए बनाई गई और उसमें डिस्क्रिप्शन डिजाइन के साथ साथ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी कवर अप किया गया है उसको टाइप 2 रिपोर्ट का नाम देते हैं। ये टाइप 1 रिपोर्ट टाइप 2 रिपोर्ट दो मेथड पर बन सकती है। एक होता है इंक्लूसिव मेथड और एक होता है कार्व आउट मेथड। इंक्लूसिव मेथड का क्या मतलब है, जैसे यू ने काम एस को दिया, एस भी इस काम को फर्दर आउटसोर्स कर देती है कुछ पार्ट, तो ये हो गई एक सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सब सर्विस तो जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो यू है, U1, U2, U3, U4, U5, जितने भी यूजर्स हैं वो सब सर्विस के कंट्रोल पर भी रिपोर्ट चाहते हैं। तो हो सकता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर को ही कह दिया जाए कि आप सब सर्विस के कंट्रोल को भी अपनी ही रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेना। तो यदि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर ने अपनी टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को भी कवर किया है तो हम कहेंगे ये टाइप 1 रिपोर्ट इंक्लूसिव मेथड पर बनाई गई है। लेकिन यदि सब सर्विस ने सर्विस ऑडिटर को अलाउ नहीं किया, इन दैट केस फिर सर्विस ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स पर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और फिर हम कहेंगे रिपोर्ट बनाई गई है कार्व आउट मेथड पर, जिसमें सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को इंक्लूड नहीं किया गया। ऐसी सिचुएशन में फिर सब सर्विस अपने ऑडिटर से रिपोर्ट बनवाएगी, अलग से अपने ऑडिटर से रिपोर्ट बनवाएगी। अब क्योंकि ये रिपोर्ट किस पर बन रही है, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, तो इसकी वर्किंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कवर नहीं होती, रादर किस में कवर होती है, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट में। तो जो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन करके उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर रिपोर्ट देगा उसका स्टैंडर्ड है SAE 3402, जिसका नाम है एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है 3402। बात करते हैं अब मेन स्टैंडर्ड की SA 402 की। तो मैं ऑडिटर हूं किसका, यू लिमिटेड नाम की कंपनी का। यू लिमिटेड क्या करती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज अवेल करती है। अब मेरे को किन किन चीजों की जानकारी चाहिए, आई एम कंसर्न्ड विद हाउ द डाटा ऑफ यू लिमिटेड इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यू लिमिटेड के डाटा पर मुझे ओपिनियन देनी है तो उसका डाटा प्रोसेस कौन कर रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हाउ द डाटा of U Limited is being processed by the service organization. What are the internal controls that are being exercised by the service organization so as to maintain integrity of client's data? Controls जो यूजर एंटिटी एक्सरसाइज कर रही है किस पर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर। एक कंट्रोल तो वो जो कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज कर रही है इन प्रोसेसिंग ऑफ क्लाइंट्स डाटा। दूसरा कंट्रोल जो मेरा क्लाइंट मतलब यूजर एंटिटी वो एक्सरसाइज कर रही है किसके ऊपर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो एज ए ऑडिटर आई एम कंसर्न विद टू कंट्रोल। नंबर 1, कंट्रोल्स दैट आर एक्सरसाइज्ड बाय यूजर एंटिटी ओवर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, कंट्रोल्स दैट आर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल प्रोसेसिंग द यूजर एंटिटी डाटा। इसके लिए अब कौन सा स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है, इसके लिए SA 402 हमें गाइड करता है। तो अब 402 स्टार्ट करते हैं उसकी रिवीजन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ SA 402 एंड SAE 3402। SA 402 अप्लाई व्हेन यूजर ऑडिटर इज ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी which avails the services from a service organization, whereas SAE 3402 ये अप्लाई होगा जब एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑडिटर को एंगेज करती है टू रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। SAE 3402 apply when service organization engages the auditor to issue an assurance report
ऑन कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है। नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। मैटर्स ऑन विच यूजर ऑडिटर्स रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग। यूजर ऑडिटर को किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग जरूरत है। नंबर 1, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर एंटिटी को। नंबर 2, इन सर्विसेज की सिग्निफिकेंस क्या है यूजर एंटिटी के रेफरेंस में। कैसे, कौन सी ट्रांजैक्शंस यूजर एंटिटी प्रोसेस करवाता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। यूजर एंटिटी जिन एक्टिविटीज को खुद कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज वो किससे करवा रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। उन एक्टिविटीज के बीच में आपस में क्या कोई रिलेशन है। एंड लास्ट वन, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स फॉर द एक्टिविटीज दैट आर बीइंग अंडरटेकन बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो 6 पॉइंट्स है जिनकी अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। नंबर 1, नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस। नंबर 3, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। नंबर 5, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। नंबर 6, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। ये 6 वर्ड्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजर ऑडिटर को किन किन बातों को कंसीडर करना है। यूजर ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स। अब 2 कंट्रोल थे, एक कंट्रोल वो जो यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर एक्सरसाइज कर रही है, दूसरा कंट्रोल वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज कर रही है ओवर द प्रोसेसिंग ऑफ क्लाइंट्स डाटा। तो मुझे देखना है यूजर एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या कंट्रोल्स एक्सरसाइज करे हैं। ऑडिटर शैल डिटरमाइन, क्या उसको एक सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग हो गई है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन द यूजर एंटिटी इंटरनल कंट्रोल, ताकि ऑडिटर अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस कर सके। यदि अंडरस्टैंडिंग हो गई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई देन यूजर ऑडिटर में परफॉर्म एनी ऑफ दिस प्रोसीजर। वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट की डिमांड कर सकता है। वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विजिट कर सकता है इफ परमिटेड। वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ से कांटेक्ट कर सकता है इफ पॉसिबल, और वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर की मदद ले सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये ऑडिटर के कंसीडरेशंस हो गए यदि यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेती है तो। नाउ इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, और वो टॉपिक क्या है, यदि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके रेफरेंस में ऑडिटर को क्या करना है। इफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, द सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट may either include or exclude, either include or exclude क्या, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल्स। यदि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में इन कंट्रोल्स को इंक्लूड कर लिया तो हम क्या कहेंगे, ये रिपोर्ट इंक्लूसिव मेथड पर बनाई गई है। बट यदि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में ये कंट्रोल एक्सक्लूड हुए तो मैं क्या कहूंगा, ये रिपोर्ट कार्व आउट मेथड पर बनाई गई है। ओके, यदि टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट एज द केस में भी, यदि वो इंक्लूसिव पर बनी फिर तो बात हो गई यहीं पर खत्म। लेकिन यदि टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल को एक्सक्लूड किया गया, देन यूजर एंटिटी के ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी उन सब बातों की जो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में लेता था। इसका मतलब नेचर ऑफ सर्विसेज, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, ये 6 पॉइंट्स। इफ द टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट
excludes the controls at a sub-service organization and the services provided by the sub-service organization. They are relevant to the audit of the user entity's financial statements. The user auditor is required to apply the requirements of this SA in respect of sub-service organization. Nature and extent of the work to be performed by the user entity regarding the services provided by sub-service organization would depend करेगा nature and significance of the services to the user entity by the sub-service organization. So इसके क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको. SA 402 ये रहा. May 15 में क्वेश्चन आया हुआ है. When a sub-service organization performs the services for a service organization, there are two alternative method, inclusive और दूसरा carve out. Service organization determines which method will be used. Yes, service auditor include करेगा या नहीं करेगा. As a user auditor आपको क्या information लेनी है about the controls at a सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वही मुझे तो जानकारी चाहिए डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल की, और इसके लिए वही 6 पॉइंट: नेचर ऑफ सर्विसेज, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड लास्ट वन डिग्री ऑफ इंटरेक्शन. और उसके बाद लास्ट पॉइंट था हमारा रिलेशनशिप का भी हो गया आई थिंक सारे हो गए, कोई रह गया एक आई थिंक स्किप हो रहा है माइंड से. एक पॉइंट और था ना इसमें, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स. इन सब की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी.